हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। जो हम सीरीज कर रहे थे उसका अभी ये तीसरा वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को देखिए, जिससे ये होगा कि आपका एक जो सीक्वेंस में कनेक्टिविटी बनती है, आपको कम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। और ट्रस्ट में कि एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट ही हमारे ज़्यादातर काम आते हैं। फैक्ट तो हमें बहुत नॉमिनल याद रहते हैं इन एग्ज़ाम। ठीक है, सो पहले वाले वीडियोस देखो। अगर आपको लगता है कि ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है आपकी डिमांड को, तो प्लीज़ आगे कैरी ऑन करो, वरना यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन इन डिजिटल वर्ड्स। सो आप वहाँ पे कैरी ऑन कर सकते हो। बट प्लीज़ आप जहाँ पे भी करो, मेरा बस एक ही इंटेंशन है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए। वो कैसे हो रहा है डजेंट मैटर। ओके, सो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फिर से स्टार्ट करते हैं। जो आज हम स्टार्ट करेंगे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। तो हम सीधा इसके क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन के थ्रू ही सारे सेगमेंट्स को कवर करते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता कि मेरी टेक्निक क्या है तो आप पहले का वीडियो देखेंगे, देन आप अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन उन्होंने दिया है। ठीक है, और ये बेसिकली यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, ठीक है, हाँ ये सही बात है, चीन की बॉक्सर आंदोलन ने, ठीक है, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, ठीक है, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। ठीक है, ये सारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ठीक है, वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या भारत में नेशनल मूवमेंट्स की दिशा को डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस सेगमेंट देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई। ठीक है, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन। ठीक है, कब ये हुआ, 1899 से 1901 के बीच में। रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया, किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक इम्पैक्ट रहा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको समराइज करना हो तो इटली अबिसिनिया का युद्ध, चाइना में बॉक्सर आंदोलन, जापान का रसिया पर विजय। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। ठीक है, वो असहयोग करते थे, अनुकूल प्रविघटन करते थे, राजवामबंध आंदोलन करते थे, अविधेयक करते थे। आंसर के हिसाब से बी है, बट इसका मुझे मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, बट आगे देखते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ओ क्या इन्होंने ट्रांसलेशन किया है बिहार वालों, भाई थोड़ा तो अच्छा ट्रांसलेशन किया करो। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मतलब संवैधानिक तरीके से ये विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, इनकी मेन पद्धति यही थी, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना इनका क्या होता था, मेन मोटिव होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। ठीक है, तो इसका क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में यहाँ पे कुछ तो दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन ये बेसिकली जो पार्टीशन होता है 1905 में, बंगाल का डिवीज़न होता है, उसके अगेंस्ट में ये ऑरिजिन होता है, मतलब उसके विरोध में स्वदेशी जो आंदोलन है या मूवमेंट है स्टार्ट होता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। देखो यहाँ पे जो गर्मपंथी हैं या नरमपंथी हैं, उन दोनों में डिफ्रेंसिएशन था कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है उसका एरिया क्या रखा जाए। ठीक है, तो जो गर्मपंथी आंदोलनकारी हैं वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को
ऑल इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते थे या उसका विस्तार करना चाहते थे पूरे भारत में, ठीक है। लेकिन ये जो नरमपंथी हैं इनका मानना था कि बस इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरीके का सहयोग नहीं दिया जाए। ये गर्मपंथियों की थॉट्स थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी सारी वस्तुओं एक वस्तुओं पे केवल न सीमित रह के हम हर सेक्टर में उसका क्या करें, असहयोग करें। जबकि ये जो नरमपंथी हैं इनका मानना था कि बस हम जो विदेशी वस्तुएं हैं या विदेशी माल है उन्हीं का बहिष्कार करें, ठीक है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ से थे, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, रूरल एवं अर्बन, मीन्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से, पंजाब से। तो इसका सही जवाब है शहरी क्षेत्र से। जो अधिकतर नरमपंथी हैं वो कहाँ से थे, अर्बन एरिया से थे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं कि उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता कौन कौन थे, नाम भी पूछ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन सावाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से सम्मत थे। इस काल में कांग्रेस पे समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, ठीक है। किस पे, स्वशासन पे। स्वशासन मतलब खुद का शासन होना चाहिए, ठीक है। कब से, 1904 से। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज्य की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। देखो इसमें कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि किसने, दादा भाई नौरोजी ने किसका स्वशासन और स्वराज की मांग का, कब, 1904 में, कहाँ पर, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, ठीक है। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, कौन से बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। और वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी, ठीक है। तो जो 1906 में स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट्स की मांग कहाँ पे रखी थी, जिसमें ये अध्यक्ष थे, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक ये तो थे ही, मदन लाल, ठीक है, ये भी थे, उधम सिंह ये भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, नरम दल के थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से रिलेटेड थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। साधन और साध्य की पवित्रता का मतलब है कि जैसे आप मान लो कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप मेहनत से एग्ज़ाम क्रैक करोगे और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट होगा वो भी अच्छा होगा, साध्य आपका अच्छा होगा। अब यहीं पे अगर आपका साधन क्या है, खराब है, और साध्य सही है, जैसे आप नकल करके पास हो रहे हो और जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है वहाँ पे अच्छा है कि ठीक है, आपकी पेमेंट अच्छी होगी, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, आपके पास अर्निंग होगा। तो यहाँ पे ये होगा कि साधन क्या है, अनैतिक है, और जबकि साध्य क्या है, नैतिक है, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस। अगर नहीं समझ आया तो ये फिलॉसफी का मतलब बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर इससे हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बाल लाल पाल इनको जाना जाता है इसके नाम से, ये तो थे ही। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ पूछा गया, यूपी पीसीएस में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे प्रार्थना, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, ये कौन है, तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नहीं, इसका एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं।
वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मंगवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें ये क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया है। तो ये तिलक थे, एमजे जिन्ना थे, एमसी बोस थे या एनी बेसेंट थे। तो तिलक हैं। मतलब तिलक ये बेसिकली क्या कहते हैं कि जो नरम दल है उसी के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं कि इन लोगों से कुछ ना हो पाएगा, ऐसा करके ना, कि ये लोग हमेशा बेसिकली कहते हैं कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से हम विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, पर्चियाँ देंगे, पैम्पलेट बांटेंगे, इस टाइप का इनका बेसिकली होता है। तो तिलक ने क्या किया था, अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई कब, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, क्योंकि ये एग्रेसिव हो गए थे और इन्होंने इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलने शुरू कर दी थी कि ठीक है बस ये अनुनय विनय करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सप्लेन सेगमेंट दिया है, इसको देख लेते हैं। वैसे कुछ खास तो होगा नहीं। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। इनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, बैगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था। तो इसका सही आंसर है BC पाल ने। ठीक है, मतलब बिपिन चंद्र पाल ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स हो जाता है और ये यूपी लोअर सब डिवीज़न में पूछा गया स्पेशल में। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की। उनमें से एक बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। किसने, बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि ये जो कांग्रेस है अभी ये बैगिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब ये भीख मांगती है या भिक्षावृत्ति मांगने वाली संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया, 1906 के बाद। ठीक है, क्योंकि 1905 में क्या होता है, बंगाल का डिवीज़न होता है। 1906 में स्वदेशी आंदोलन या 1905 और 6 में लाके स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। 1907 में क्या होता है, कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो जाता है, मतलब डिवीज़न हो जाता है और उसके बाद से ये प्रभावी हो जाते हैं। 1906 के बाद से कौन से, गर्मपंथी। इसके पहले कौन प्रभावी होता है, इसके पहले नरमपंथी प्रभावित होते हैं। ठीक है, या उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव इंक्रीज हो गया। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं लाल पाल, जिसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, स्वराज का अपना टारगेट बनाया। 1906 में दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष थे तब इसको अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, बट ये टर्म फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। अरविंद घोष, ठीक है, दादा भाई नौरोजी नहीं थे। SN बनर्जी, JK गोखले, अरविंद घोष थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से थे, दादा भाई नौरोजी नरम दल से थे और SN बनर्जी भी नरम दल से थे। ठीक है, अरविंद घोष कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा अथवा गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर, किसने कहा था, अरविंद घोष ने,
कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है। इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मरिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पौंडीचेरी चले गए। नेक्स्ट फिर से है कि निम्नलिखित में से कौन सा उग्रवादी था। यूपी यूडीए में पूछा गया है। फिरोज शाह मेहता नहीं, ये नरम दल के थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे। विपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये उग्रवादी थे। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है। तो तिलक ही है ना, ये तीनों तो नरम दल के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है। शेर पंजाब, राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है और ये बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता, पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 टाइटल हैं जिसे शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं है। तो लाला लाजपत राय। ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 4-5 नाम आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने किसको अपना गुरु माना था। गैरीबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, मैज़नी को। तो मैज़नी को इन्होंने माना था अपना गुरु। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी या इटली के जो राष्ट्रपिता हैं मैज़नी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद मीन्स जिस जो बोलते हैं ना कि वो अपने लाइफ के बारे में जिस बुक में लिखते हैं ना, अभी मुझे उसका इंग्लिश ही नहीं याद आ रहा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, हाँ, को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैज़नी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। तो ये भी पूछ सकते हैं द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय किसको अपना गुरु मानते हैं, वो मैज़नी है जो कि कहाँ से संबंधित है, इटली से। और कौन सी बुक को इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने मैज़नी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ये किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय के बारे में बात हो रही है अभी ही, क्योंकि मैज़नी को ये अपना गुरु मानते थे और ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया, यूपीएससी में। तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है, 1914 से 1918 तक, ठीक है। और 1917 में क्या हो जाता है, रशियन रिवोल्ट हो जाता है। तो राजनीतिक के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैज़नी, गैरीबाल्डी की संक्षिप्त, जो गैरीबाल्डी है ना, ये भी जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये इटली से रिलेटेड है, ठीक है। संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन उनकी अन्य इम्पोर्टेंट्स कृति हैं। देखो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों जो बुक है ना, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन और अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय के ने लिखा हुआ था। किसने, लाला लाजपत राय ने। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, ठीक है। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। क्या कहा था, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला, सॉरी सम्मेलन नहीं, मेला, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो यहाँ वही बात लिखी है। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, चूँकि ये नरम दल से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये लोग बड़े सॉफ्ट टोन में बात करते थे, ठीक है।
मदन मोहन मालवीय, ये सारे हैं। तो इसमें सही जवाब क्या था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ठीक है, तो अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस तो अभी तक आए ही नहीं थे, ठीक है, जब ये चल रहा था डिस्प्यूट। दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता क्या थे? ये नरम दल के थे ना। तो स्वदेशी अरविंद घोष, स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, बिपिन चंद्रपाल बंगाल में थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है लोकमान्य तिलक। ठीक है, और इसको क्यों ऐसा माना जाता है इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन है। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यही उन्हीं के प्रयत्नों का रिजल्ट था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। ठीक है, एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। जो वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें कहा था कि अशांति का जन्मदाता, और जिसकी वजह से तिलक सिरोल पे मानहानि का मुकदमा चलाने कहाँ पहुँच गए? इंग्लैंड पहुँच गए। बट फाइनली अनफॉर्चुनेट था कि वो हार गए, लेकिन इसका भी एक इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक? फिर से एक बार बोल लेता हूँ, वैलेंटाइन सिरोल। ये किसी काम का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। सिरोल। तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, किसने कहा था? सिरोल। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि हो सकता 3 बार बोलने पे चीज़ें याद रह जाए ना। जब ज़्यादा सुनते हो आप कोई चीज़ तो याद रह ही जाता है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, अब तो नहीं बोलूँगा। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था? बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ठीक है, तो ये कहा था मैक्स मुलर ने। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, इसको किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, कौन? मैक्स मुलर। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब क्या थे वो? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैन मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये एक घटना से नहीं, बहुत सारी घटनाएं थी जिसकी वजह से इनको ये उपाधि मिली। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक को। कब? 1908 में। कितने साल की सजा दी गई थी? 6 साल की। किसकी? कारावास की सजा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। किस में प्रकाशित लेख पे? केसरी। ठीक है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। वो ये भी पूछ सकते हैं कि 6 साल की जेल कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। किस पत्रिका में लिखे लेख की वजह से हुई थी? तो वो थी केसरी। ठीक है, ठीक है, कौन सी मैगजीन? अभी केसरी मूवी भी आई थी मे बी। कैसी थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, बट अगर आप लोग अच्छा सजेस्ट करेंगे तो मैं देख ही लूँगा अच्छी है या नहीं। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ये आयातित वस्तुओं पे देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ये सही है। ठीक है,
ये इनका मेन थीम है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अगर गरम दल और नरम दल में डिफ्रेंशिएशन किया जाए, मतलब उनमें विभाजन किया जाए ना, तो जो निकल के आता वो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं। चलो ठीक है, इससे कोर आपका, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में, इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इसके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन था। ठीक है, ये दोनों याद रखो, इसके बीच पे आप एलिमिनेट कर ही लोगे। जो नरम दल या उदारवादी दल है उनका मानना था कि साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। ठीक है, जबकि जो गरम दल है उनका मानना था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। ये थीम याद रखोगे तो आप क्लियरली डिफ्रेंसिएशन कर पाओगे इन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसकी वजह क्या थी? उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का अभाव था, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ठीक है, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति की वजह से क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, इसका एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर अट्रैक्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। ठीक है, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने। क्या कहा था? फिर से एक बार देख लेते हैं कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की क्या करेगा? पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट ये है कॉज, कथन है और कॉज का है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे ऐसा नहीं था, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। हाँ ठीक है, इन्होंने इसका यूज़ किया था, जैसे वो जो गणेश वाला, गणेश का वो किया था ना, उनको यूज़ किया था। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन सेगमेंट में क्या दिया है। तो एक गलत है, आर सही है। ठीक है, तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी, क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। ठीक है, उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में यूज तो किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। ठीक है, कौन सा? शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व, गौ हत्या विरोधी सभाएं, अखाड़ा, लाठी और क्लब। ठीक है, ये स्टार्ट किया। भारत में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो तिलक ने किया था, अभी तो बात हो चुकी है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? अब भी बताना है। अब तो ये जवाब देख के ही आप मुस्कुरा देना बुद्ध की तरह कि ये सवाल मुझसे पूछोगे। एग्जामिनर को मैसेज करना, पूछना कि भाई ये सवाल पूछोगे मुझसे, थोड़ा कुछ वजनदार पूछो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, वाह क्या क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका सही जवाब है शौकत अली। अब भाई याद कर ही लो, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बेसिकली बाउंसर होते हैं, ये माहौल बनाने के लिए होते हैं ना। अगर वो आपसे 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे जिससे लोग अपना जो बेसिक रिसोर्स है वो फिर से चेंज करें, उनको लगे कि ये क्वेश्चन तो मुझसे हुआ ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है ना। तो जिस बुक में वो मिलेगा फिर वो बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, नेक्स्ट टाइम फिर वैसे कुछ बाउंसर क्वेश्चन होंगे। सो आपको 100 के 100 या जितने भी 100% क्वेश्चन आ रहे हैं ना एग्ज़ाम में, उसकी तैयारी नहीं करनी है।
अगर आपके 70% कट ऑफ जा रहे हैं तो 80-90% तैयारी करनी है। 10% क्वेश्चन सोचो कि वो बाउंसर ही है, ऐसे क्वेश्चन की तरह। ऐसे क्वेश्चन की तैयारी नहीं की जाती है, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, स्किप किया जाता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या इसमें एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर तुक्का लगाने की भी बात हो तो एक चीज़ आप देखो कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किसने उठाई। तो यहाँ पे जब तिलक की डेथ की बात है तो आपको ये याद है कि ठीक है 1920 में होता है ना, 1920 में होता है। तो इस समय मोहम्मद अली इतने एक्टिव नहीं है, मतलब हाइपर एक्टिव नहीं है। एम ए अंसारी ये मतलब थोड़ा सा ओल्ड एज की तरफ आ रहे हैं। और मौलाना ए के आज़ाद ये भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है। शौकत अली इस टाइम ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। शौकत अली जो असहयोग आंदोलन है ना, और उसके आसपास ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को क्या होती है, डेथ होती है। के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। किसने, मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। और कौन कौन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी ने, इन तीनों लोगों ने उठाया था। ओ ये ख़त्म हो गया क्या, अच्छा ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट्स ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें कौन से टॉपिक, अच्छा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार इसको भी देख ही लेते हैं ना। मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि इसको भी कवर कर लिया कीजिए, तो एक बार इसको तेज़ी से देखेंगे, बट बहुत ज़्यादा रुक के नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो एक्सप्लेन सेगमेंट होता है उसमें सब कवर ही हो जाता है, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है इन कम्पेयर टू कि ठीक है इसको बार बार रीडिंग करते जाओ। बट कोई नहीं, अगर आपने डिमांड करी है तो एक बार देख ही लेते हैं। वी डी सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में क्या मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। कौन सी, मित्र मेला किसमें चेंज होती है, अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। और ये कब होता है, 1904 में। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। किसकी, अभिनव भारत की। 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। कब, 1925 में। किसने, केशव बलराम हेडगेवार ने। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको जस्ट 1 सेकेंड प्लीज़, ठीक है। इससे ये होगा कि स्पेस नहीं लेगा बहुत ज़्यादा ना। हाँ, 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर, ठीक है। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे। कौन, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। कहाँ पे, पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य की गई थी। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लैग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी। किसने, चापेकर बंधुओं ने। कब, 1897 में। कहाँ पे, पूना की प्लैग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और आर्यस्ट की हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। किसके, तिलक के नेतृत्व में। जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिनका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए तथा जनता ने उन्हें लोकमान की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कार्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कान्हेर ने गोली मार दी। किसको, 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को। जैक्सन हत्याकांड में कान्हेरे, कृष्ण गोपाल कार्वे, विनायक देश पांडे गिरफ्तार कर फांसी दी गई। बी डी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इसके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक खड़न मुकदमा चलाया गया, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई।
वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था, ठीक है, जो कि 1908 में क्या हुआ था, बर्रा डकैती, और वो कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल या पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। किसको? जो बर्रा डकैती थी, ठीक है। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पे बम फेंका, परंतु किंग फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव इंगल छोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। किसने? CR दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसकी? नरेंद्र गोसाई की, ठीक है, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे HRA के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती है। संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल, जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं, किसके? HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी होते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पे डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। कौन? अशफाक उल्ला खां। उन्हीं काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले सब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और जब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई, ठीक है। कब? 1928 में। किसकी? HSRA की। इनका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पे लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी, ठीक है। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती थे, लोकीनाथ थे, प्रीतिलता वाडेदार थी, गजेश घोष थे, कल्पना दत्त थी, आनंद गुप्त थे, टीगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर अटैक कर दिया।
22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ जिसमें 80 सैनिक और 20 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कब? 13 सितंबर 1929 को। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। किसका? निष्क्रिय विरोध का अरविंद घोष किस बुक में? वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। तो इसका सही जवाब है वीडी सावरकर ने। ठीक है, जब अभिनव भारत हम देखेंगे, अभिनव भारत स्थापना वर्ष कब? 1904 में। स्थान कहाँ पे? नासिक, महाराष्ट्र में। संस्थापक वीडी सावरकर। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि अभिनव भारत से कौन रिलेटेड है? वीडी सावरकर, अभी बात हो चुकी है। 1904 में ये अभिनव भारत बना था और उसके पहले ये क्या था? मित्र मेला नाम था। ठीक है, 1899 में मित्र मेला था, ये नाम चेंज हो गया। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? विनायक दामोदर, जो कि किस में चेंज हुआ था? अभिनव भारत में। कब? 1904 में। कहाँ पे? नासिक में, महाराष्ट्र में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र, नासिक में। देखो, एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं ना। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, ठीक है, यही 1904 में, 1905 में, 1904 में संगठित किया गया था। ठीक है, 1905 में नहीं। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया? वही होगा विनय दम। वीडी सावरकर तो गुप्त संस्था। ठीक है, अभिनव भारत कितनी बार ये पूछा गया है, फिर तो इसको आप रट लो, एकदम से रटो मत, बस सुनते रहो, वैसे ही याद हो जाएगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध, वीडी सावरकर, कोई मतलब नहीं। लंदन में अभिनव सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? कोई मतलब नहीं है। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने पर विनायक दामोदर सावरकर ने वहां इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित की थी। कहाँ पे? लंदन में, लंदन के इंडिया हाउस में। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित की थी। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? तो ये पूछ रहा है कि वीडी सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला, फर्स्ट ये है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ठीक है, अभिनव भारत की, जो पहले क्या था? मित्र मेला नाम था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवन लिखी। किसने? वीडी सावरकर ने। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ठीक है, ये भी सही है, इन्होंने लिखा हुआ था भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी सही है। तो मतलब चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं। हालांकि वही कुछ होगा, बट ठीक है, इससे ये होगा कि कई बार आप सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, वीडी सावरकर, ठीक है, एवं गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। अच्छा चलो, अब ये बता दो एक क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था कि मैजनी को पॉलिटिकल गुरु किसने एक्सेप्ट किया था या कौन मानता था? ठीक है, आप ये बताना
कमेंट सेक्शन में। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मौर्य नामक जहाज से लाया गया। किसको? जो सावरकर हैं उनको इंग्लैंड से किस जहाज से? SS मौर्य नामक जहाज से, SS मौर्य नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्शल एस, ठीक है, मार्शल एस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट्स थे जो याद रखना ही है। एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ना। देखो यहाँ पे मैं इस बार मित्र मेला, ठीक है, ये पता है अभिनव भारत मैजनी की जीवनी लिखी इन्होंने। स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। SS मौर्य से ये ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, मार्शल एस में बंदरगाह पहुंचा तो ये मुक्त होने के लिए कूद गए चलती जहाज से। ठीक है, नेक्स्ट है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में MPPSC में पूछा गया है। 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। कौन सी पार्टी? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं वो अरविंद घोष और विवेकानंद के निष्ठावान अनुयायी थे और युगांतर अनुशीलन समिति गदर पार्टी के क्या थे? सक्रिय सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वो थे P मित्र। इसके बारे में देखो यहाँ पे इन्होंने चार्ट बना के बहुत अच्छे से दिया है, सो इसको याद कर लो क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अनुशीलन समिति जो थी, एक तो मिदनापुर में 1902 में बनी थी, एक ढाका में 1906 में, कलकत्ता में 1902 और 1902 में। तो जो अनुशीलन समिति मिदनापुर वाली है, ठीक है, इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी। जो अनुशीलन समिति है, कौन सी अनुशीलन समिति? 1902 में, कहाँ पे? मिदनापुर में। और इसकी स्थापना किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। जो कि ढाका में अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक, ठीक है, पुलिन बिहारी दास। जबकि कलकत्ता में जो है मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार, ठीक है, सतीश चंद्र बसु, ठीक है। और 1902 में प्रमथनाथ मित्र, ठीक है, जतीन्द्र नाथ बनर्जी जिन्हें बाघा जतीन बोलते हैं, बरिंद्र नाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार। ठीक है, तो प्रमथनाथ मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र नाथ घोष। ठीक है, ये याद रखना है। वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, ये क्या है? वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। वरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन। हेमचंद्र कानून को कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ कौन थे? हेमचंद्र कानून गो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है सचिंद्रनाथ सान्याल। कहाँ पे? पटना में। कब? 1913 में। किसकी? अनुशीलन समिति की एक शाखा। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा मिले, उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी। किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। कौन सी बुक लिखी थी? बंदी जीवन। ठीक है, और इनके बारे में और क्या खास बात है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, जिन्होंने बुक लिखी थी बंदी जीवन। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार PSC जिसे बोलते हैं, PCS ना, फेमस नाम तो PCS ही है, बट होना चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन PSC ना, बट सब लोग PCS ही बोलते हैं। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया जिसका नाम था अनुशीलन समिति। ठीक है,
बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया, यूपी लोअर में पूछा गया। अनुशीलन समिति थी, ठीक है, एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। बरिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था, यह एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बरिंद्र घोष निम्न में से किससे कोई मतलब नहीं है, बार बार अनुशीलन समिति। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, ठीक है? तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे, क्रांतिकारी आंदोलन के टाइम पे। क्या? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य क्रांतिकारी आंदोलन के समय, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेन सेगमेंट। जून 1857 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी, ठीक है। किसने? चापेकर बंधुओं ने। कब? 1897 में। कहाँ पे? पूना में, ठीक है। किसकी? रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी, ठीक है। जुलाई 1897 में तिलक को आईपीसी के तहत 124 धारा ए के तहत राजद्रोह, ठीक है, के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 18 महीने का कैद की सज़ा दी गई। देश भर में भारी विरोध हुआ, जिसकी वजह से तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो इसका सही जवाब है पूर्वी बंगाल, ठीक है। कौन सा डकैती? बर्रा डकैती। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों को समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया। किसने? पुलिन बिहारी दास ने। कब? 1908 में। कहाँ पे? पूर्वी बंगाल में। कौन सी डकैती? बर्रा डकैती, ठीक है। ये इससे संबंधित कि कौन था? रिवॉल्यूशनरी थे। पुलिन बिहारी दास। बर्रा डकैती 1908, पूर्वी बंगाल, ओके। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? 1908 में। 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, ठीक है, कौन, और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट में बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, ठीक है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया? तो वो कौन सा था? मुजफ्फरपुर था ना। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? तो लो, किससे संबंधित है? प्रफुल्ल चाकी से ना। प्रफुल्ल चाकी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? वो हैं CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो अलीपुर षड्यंत्र केंद्र मामला है 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। मतलब वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केंद्र है, अलीपुर षड्यंत्र मामला जो है वो कब हुआ था? तो वो 1908 में हुआ था, ठीक है। और 1908 में बर्रा डकैती भी होती है, याद रखना, पूर्वी बंगाल में, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र मामला जो था उसमें अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष के साथ 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और इस मामले में 17 लोगों को फांसी दे दी जाती है। लगभग 40% लोगों को फांसी दे दी जाती है, परंतु अरविंद घोष रिहा हो जाते हैं। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव कौन करता है? CR दास करते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में हुई थी। इसकी, ठीक है, 1924 में हुई थी और इसके जो संस्थापक है सचिंद्रनाथ सान्याल थे, ठीक है, जिन्होंने बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी। राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद कभी ब्रिटिशर्स के कैद में नहीं आए थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। कब की गई थी? 1924 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो वो हैं शिव वर्मा। शिव वर्मा रिवॉल्यूशन, देखो ये भी, एक सेकेंड रुकना, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये भी रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है, मीन्स क्रांतिकारी थे, और शिव वर्मा भी थे, बट ये लास्ट में आते हैं। HSRA जब आ जाती है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये शिव वर्मा इस टाइम पे नहीं होते, HRA के टाइम पे, ठीक है।
लेकिन हैं चारों रिवोल्यूशनरी हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेन सेगमेंट है। शिव वर्मा HRA के सदस्य नहीं थे, बाद में ये इसके परवर्ती संगठन HSRA से जुड़े। शेष तीनों HRA के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। कौन से मामले में? लाहौर षड्यंत्र मामले में किसको? शिव वर्मा को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, ठीक है। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रारंभिक उत्तर को इस प्रश्न के उत्तर के रूप में सी को प्रदेश जबकि संशोधित, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये तो वैसे भी याद रखना ही चाहिए ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है, मतलब डेली लाइफ में आपकी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है। ये किसका है? तो बिस्मिल का है। किसका? बिस्मिल का है ना, रामप्रसाद बिस्मिल का। उपयुक्त गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अज़ीमाबादी की हैं। बिस्मिल अज़ीमाबादी की हैं। बिस्मिल अज़ीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिन्हा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ़्फ़ार की पत्रिका शबाह में छपी थी, ठीक है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? बताओ कौन है इसके रचयिता? तो मैंने बता दिया था, बिस्मिल है, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पे चढ़ा दिया था? तो इसका सही जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल को। ये कब होता है? 1925 में होता है ना, 1925। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था HRA की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पे क्या होता है? पैसेंजर ट्रेन पे डकैती की जाती है, ठीक है। ये तो हो ही गया था, अभी इसको मैंने बता दिया था, ठीक है। अंत में क्या होता है कि जो HRA की यही एकमात्र सदस्य कौन? चंद्रशेखर आज़ाद, जो कभी पुलिस की गिरफ्ती में नहीं आए, अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, ममंथनाथ गुप्त भी शामिल थे, ठीक है। सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, ममंथनाथ गुप्त भी शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो काकोरी, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, डी, चंद्रशेखर आज़ाद है। काकोरी क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई, तो इसका सही जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां। वीर सावरकर को नहीं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी को नहीं, ये तो 1908 वाले मामले में हुए थे। सूरसेन 1931 में हुए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी, रामप्रसाद बिस्मिल, सूरसेन 1931 के आसपास। इनको 1933 या 1934 में फांसी दी जाती है और ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सूरसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी कांड केस से जुड़ा नहीं है? तो रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड भगत सिंह नहीं होते, ठीक है। आपको उस टाइम पे लगेगा कि ठीक है ये तो हो सकते हैं, बट ये नहीं है। रामप्रसाद बिस्मिल है, रोशन सिंह है, अशफाक उल्ला खां है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील बन गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला, ठीक है।
जगत नारायण मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला कौन? जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड कब होता है? 1925 में। इस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त, जयकरणनाथ मिश्र को नियुक्त किया। ठीक है, किस किस को? लक्ष्मी शंकर मिश्र को, केसी दत्त को, जयकरणनाथ मिश्र को। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोर्ट के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय क्या था? अंतिम था। ठीक है, और जगत नारायण मुल्ला किसकी तरफ से थे? गवर्नमेंट की तरफ से। अभियुक्तों की तरफ से कौन था? लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त, जयक नारायण मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मोहम्मद मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। इसका सही जवाब है डी। कानपुर षड्यंत्र मामले में क्या नलिनी गुप्ता शामिल थी, मुजफ्फर अहमद शामिल थे, शौकत उस्मानी भी शामिल थे। अब ये देख लेते हैं क्या है इसके बारे में दिया है। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेट्टियार पे मुकदमा चलाया गया। कौन से षड्यंत्र पे? कानपुर षड्यंत्र। ये किससे रिलेटेड है? कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रभाव से रिलेटेड है। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। M.N. राय, श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेट्टियार। ठीक है, किसने कहा था? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। वाजिद अली शाह ने कहा था। ये किसने? वाजिद अली शाह ने। उपयुक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। ठीक है,